हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के एग्जाम पथ में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और पहला टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए एक सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल के काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। 1813 के एक्ट में कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता को मानदंड अपनाकर भेदभाव के आधार पर अयोग्यता का निषेध किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। एक्सप्लेनेशन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। लेमेस्टर ने एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1784 के एक्ट में, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1773 के एक्ट में, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, ये दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 में। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, चार्टर अधिनियम 1833 में। इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1, 1813 का चार्टर एक्ट, ये सही है। 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। 3, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए गए। के चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल की शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक का इनका कार्यकाल है। के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी
के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। पहली स्टेटमेंट सही है। 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये भी सही है। 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश नियंत्रण में 1858 के एक्ट में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 ये सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, बर्ड अथवा इनमें किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यह वह पहला कानूनी प्रावधान था जिसने भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों में प्रवेश का मार्ग खोला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित सदस्यों के रूप में प्रवेश मिला था। संवैधानिक विकास का सेकंड पार्ट है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। नोट्स हैं, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई।
इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था और शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि प्रस्तावित संघ और संघात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, पर यह केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था लागू नहीं हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के लिए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1947 के द्वारा तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन, स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की गई। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों नवसृजित स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों भारत एवं पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, 7 नहीं 5 थी। ये गलत है। 2, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ये सही है।
प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था। इसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख रूप में 5 सदस्य शामिल हुए थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1, इसमें 20 जून 1892 को लागू किया गया था। 2, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। 3, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसके ऑप्शन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों, जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में ना हो, शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ये 1909 के एक्ट में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। क्वेश्चन नंबर 6, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। 3, केंद्र तथा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्याख्या ये की गई थी 1909 के एक्ट में, तो इसलिए ये हो गया गलत। 3, केंद्र और राज्य
केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 और 3। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित से कौन से आरक्षित विषय हैं? 1 न्याय प्रशासन, 2 स्थानीय स्वशासन, 3 भू राजस्व, 4 पुलिस। राइट आंसर है ऑप्शन 1, 3 और 4, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। 1, 3 और 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों आरक्षित और अंतरित या हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की और केंद्र में की गई थी 1935 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था। अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष थी तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 102 निर्वाचित थे जिसमें और 102 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत तथा फिर 145 104 इसमें निर्वाचित थे और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे।
जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य को निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेख में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1919 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित से कौन कथनों पर विचार कीजिए। एक, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये गलत है। 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 2। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिविल सेवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही हो रही थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। पहले ये इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ फ्रांसेज की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1919 के अधिनियम द्वारा। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ फ्रांसेज नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ऑप्शन ए 1926, ये सही है। ऑप्शन बी 1937, ये गलत है। ऑप्शन सी 1945, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और सी। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना 1835 के एक्ट द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर
थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और एक्ट था 1935 का। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपयोग 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के प्रावधान के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हालांकि केंद्रीय द्वैध शासन और प्रस्तावित भारत संघ के प्रावधान व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों के न जुड़ने के कारण संघीय व्यवस्था वस्तुतः अस्तित्व में ही नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1835 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई। यदि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की गई थी। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये सही है। अपशिष्ट शक्तियां विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई, ये गलत है क्योंकि ये वायसराय को दिए गए थे। ऑप्शन सी, ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? इसका राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 29, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियां किसको दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था। ये सही है। दो, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, गवर्नर के प्रांतों और चीफ कमिश्नर के प्रांतों द्वारा देशी रियासतों को इकाइयों के रूप में सम्मिलित किया गया जाना था। हालांकि रियासतों के न जुड़ने के कारण ये संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। अतः अतः कथन एक सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 11(1) के तहत रक्षा संबंधी, चर्च संबंधी मामले, विदेश संबंधी मामले और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित गवर्नर जनरल के कार्य पूरी तरह से उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत थे। अतः इन विषयों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखा गया था। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है और विकल्प ए सही उत्तर है। हालांकि संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में कथन 2 सही हो सकता है, क्योंकि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों के विषय 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघीय विधायी सूची का हिस्सा थे। गवर्नर जनरल भी परिसंघीय विधानमंडल का भाग था। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं, इस परिस्थिति में विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए, अखिल भारतीय संघ दिया गया था, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का गठन, ये 1935 के एक्ट से शामिल है। प्रांतीय स्वायत्तता भी शामिल है। भारत के संघ का प्रस्ताव भी शामिल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु इस अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। हालांकि इस अधिनियम के संघीय भाग के लागू न होने से इसके संघात्मक सरकार एवं केंद्र में द्वैध शासन जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ सके। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 के स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये 1935 एक्ट में शामिल है। एक संघ की योजना पर विचार ये भी शामिल है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना ये भी शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए भारतीयों की सभा द्वारा लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। क्वेश्चन नंबर 34, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। 1. संघात्मक सरकार की स्थापना। 2. केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 3. प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। 4. द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। 5. प्रांतीय शासन व्यवस्था। 6. प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतों मद्रास, बंबई, बंगाल और संयुक्त प्रांत बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल है। 7. केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। 8. फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। हालांकि इस अधिनियम के संघीय भाग के लागू न होने से इसके संघात्मक सरकार एवं केंद्र में द्वैध शासन जैसे प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ सके। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को पृथक कर 2 प्रांत बनाए गए और भारतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 प्रांतों बंबई, मद्रास, बंगाल और बिहार, असम एवं संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनीय विधानमंडल में द्विसदनीय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत प्रांतीय विधान परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया तथा एक अलग उच्च न्यायालय समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधानसभा विधान परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था तथा गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग होकर एक पृथक क्राउन